हेलो डियर फ्रेंड्स, बार्क प्लांट ऑपरेटर एडवांस टेस्ट का हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका एग्जाम हुआ था 23 नवंबर 2023 को। दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बस मुख्य परीक्षा के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन को मैंने क्या किया है कि पूछ करके सारे क्वेश्चन लिख लिया है और सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके एनालिसिस करने वाले हैं किस क्वेश्चन के कौन से आंसर बन रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आपके कुल 50 क्वेश्चन थे 150 मार्क्स के। उसके बाद से निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान था एडवांस टेस्ट में, जो कि 1/3 था। और ये बस मुख्य परीक्षा का ही आप लोग का पेपर एनालिसिस रहने वाला है, जो कि प्लांट ऑपरेटर का रहेगा। अब चलिए हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का ये है कि प्राथमिक एल्कोहल के उत्प्रेरक के साथ डिहाइड्रोजनेशन से क्या प्राप्त होता है? तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सारे वेटेज देखने वाले हैं, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर के लिए यहाँ पर पीसीएम कैंडिडेट ही हमको क्या किए थे कि अप्लाई किए थे। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि जो कैंडिडेट मतलब जिस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर रहा है कि नहीं, तो उसकी वेटेज बस समान ही रहेगी। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप लोग का मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सब कुछ बाद में सारे पहले पेपर देख लेते हैं। पेपर देखने के बाद से बाद में हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, देख लीजिए। तो यहाँ पर जिसमें धात्विक ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है वो होता है कैल्शियम। उसके बाद से किसकी एंथैल्पी सबसे अधिक होती है कि नहीं, तो हाइड्रोजन गैस की होती है। उसके बाद से भौतिक अधिशोषण के लिए सही क्रम क्या है कि नहीं, तो ताप कम करने पर क्या होता है कि बढ़ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि सबके लिए 4 ऑप्शन थे, जिसमें से आप लोगों का यहाँ पर देखिए, जिसमें जिसमें धात्विक ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है कि नहीं, तो कैल्शियम को देती है। इसमें 4 ऑप्शन थे, कैल्शियम था और सारे थे। तो जो कैल्शियम ऑप्शन वाला था, ए चाहे बी जो भी हो, वही क्या होगा कि इसमें सही होगा। इस तरह से आप लोग मिला करके चलिएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो भौतिक अधिशोषण के लिए सही क्रम क्या होता है कि ताप कम करने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इस चीज़ को मिला भी लीजिएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपको क्या होगा कि सही रहेगा। उसके बाद से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों का क्या है कि ईंधन तेलो दहन में लिखित में से कौन से तत्व का दहन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन का नहीं होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन वाला ऑप्शन आप लोग का सही होगा। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए यहाँ पर इमिसिटिविटी कितनी होती है, तो 1 होती है। इस चीज़ को भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर एक जो ऑप्शन था वही क्या होगा कि इसमें सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7वां में आप लोगों का देख लीजिए। तो साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी कि नहीं, तो 45 डिग्री पर क्या होता है कि साइन और कास बराबर होते हैं। ये 45 डिग्री वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद से अब देखिए 8वां नंबर में आर्थो और पैरा हाइड्रोजन के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो रासायनिक रूप से समान तथा भौतिक रूप से क्या होता है, भिन्न होता है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? ठीक है, तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, तो इसमें क्या होता है कि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर चढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि इसमें खाना जल्दी से पक जाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, निम्नलिखित में से किसी की बंद कुटी अधिकतम होती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की अधिक होती है। नाइट्रोजन वाला ऑप्शन सही था इसमें। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में एक्स के समीकरण क्या होता है, तो वाई इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद से यहाँ पर दो समीकरण एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 के हल हैं। इसमें कोई हल नहीं था। इसमें ऑप्शन में था कि 0, 1, 2, 3 ये सारे थे, तो इसमें कोई हल नहीं होता है, 0 होता है, क्योंकि ये समानांतर रेखा है। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो धातु के ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि नहीं, तो किसी भी धातु के जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे कि नहीं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, एक आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई से दोगुना है कि नहीं, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर सही था। देखिए इसको मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप बराबर आप लोग का 2 कोष्टक में लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, अब देखिए ये चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई, तो ये 2x हो जाएगा और चौड़ाई x हो जाएगा, मानेंगे। उसके बाद से यहाँ पर ये 15 बार में कट जाएगा। उसके बाद से ये हो जाएगा 3x, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं, तो 10 हो जाएगा। इसमें x में कर देंगे कि नहीं, तो 5 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ में 10 में 5 से गुणा कर देंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 16 है कि नहीं, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। यहाँ पर त्रिज्या होता है, तो यहाँ पर वृत्त का समीकरण होता है पाई
आर का स्क्वायर, तो वही ए का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो ए की जगह पर ए स्क्वायर की जगह पर 16 दिया है कि नहीं, तो 16 पाई हो जाएगा। यहाँ पर 16 पाई आंसर आएगा। ठीक है, पाई कैसा संख्या होता है, तो अपरिमेय होता है। उसके बाद से पाई का मान परिमेय होता है, क्योंकि पी अपन क्यू के रूप में उसका मान होता है 22/7। अब चलिए, मेयर संबंध होता है सी पी से सी भी इक्वल टू आर की तरफ, ये क्या होता है, मेयर संबंधित होता है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब चलिए यही सही है इसके लिए, मेयर के लिए। अब देखिए, पीओपी बंध कौन से फास्फोरस अम्ल में होता है, तो पैरोफास्फोरस अम्ल में क्या होता है कि ये पीओपी होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। 21 नंबर में आप लोग देख लीजिए, यदि फ्यूज का तार 8 एम्पियर है कि नहीं, तो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिसमें से ये वाला ऑप्शन सही था कि अगर धारा 1 एम्पियर से अधिक होगी कि नहीं, तो फ्यूज का तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 एम्पियर का ही यहाँ पर तार रखा गया है। उसके बाद से यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं, तो प्रत्यास्था गुणांक की बीमा क्या होती है, तो प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति, और विकृति का किसी प्रकार का बीमा नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि प्रत्यास्था गुणांक और प्रतिबल दोनों इक्वेशन बराबर हो जाते हैं, इस पर ये बराबर हो जाता है। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि क्यू से वृत्त का स्पर्श दूरी 24 सेंटीमीटर था, तथा त्रिज्या से क्यू तक की दूरी आप लोग का 25 सेंटीमीटर था। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। एक वृत्त था और इस वृत्त के स्पर्श से यहाँ पर एक क्यू बिंदु रख दिया गया था, जिसमें यह 24 सेंटीमीटर था। उसके बाद से यहाँ से एक त्रिज्या था और केंद्र से ये वाला पूरा दूरी कितना था, तो ये यहाँ पर 25 था, ये वाला 24 है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, स्पर्श करके गया जो, और उसके बाद से केंद्र से जो गया है कि नहीं, तो 25। यहाँ पर आर का मान निकाला है कि नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, ये कण हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, चाहे ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे कि नहीं, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, 24 में, तो एसिटिलीन में कार्बन परमाणुओं के बीच सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है, तो देखिए CH से ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, तो ये ऊपर वाला नीचे वाला ये हो जाएंगे क्या चीज़, पाई बॉन्ड। उसके बाद से बीच वाला एकल सिग्मा हो जाएगा। ये वाली चीज़ आप लोग देख लीजिए, इसको मिला लीजिएगा, 1 सिग्मा 2 पाई होगा। उसके बाद से NaCl को जलाने पर कौन सी ज्वाला, मतलब यहाँ पर NaCl को जलाने पर कौन सा कलर निकलता है, ऐसे करके क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो पीला कलर यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो ऊष्मा का अवशोषण होता है ना, न कि ऊष्मा का क्षेपण होता है। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर रेडियोएक्टिविटी का मात्रक क्या होता है, तो क्यूरी होता है। ठीक है, निम्न में से ग्राही अशुद्धि है, तो बोरान होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शनल था, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, बोरान इसमें सही होगा। उसके बाद से रेडियो एक्टिव समस्थानी के 20 ग्राम पदार्थ की अर्ध आयु 20 वर्ष है, तो 0.02 ग्राम पदार्थ की अर्ध आयु क्या होगी, तो देखिए, जो समान पदार्थ रहेंगे तो ग्राम से कोई मतलब नहीं होता है, जितने ग्राम आप बना रहे हैं, 1 ग्राम चाहे 2 ग्राम 20 ग्राम सबका सेम ही होता है इसमें, तो इसका भी टाइम उतना ही लगेगा, 20 वर्ष ही लगेंगे। उसके बाद से 30 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 30 क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे दूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ है कि कैंडिडेट बोल रहे थे कि XY इक्वल टू यहाँ पर क्या है कि 8 है। ठीक है, और यहाँ पर XY इक्वल टू यहाँ पर 4 है, तो कोई बोला है, ज़्यादा लोग ये वाला बोल रहे हैं जो मैंने लिख दिया है, तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से निकाल लीजिएगा। देखिए, दोनों में स्थिति में बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर XY स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं XY इंटू वाई का Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो XY का मान यहाँ पर पहले ही रखा, पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4। अब 4 मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 4 में 8 में कि नहीं, तो यहाँ पर Y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 8 रख रहे हैं, यहाँ पर 4 रख रहे हैं कि नहीं, तो Y का मान आप लोग का आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस चीज़ को भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो x की जगह पर यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे, तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट मिस्टेक हो गया, देख ले रहे हैं। यहाँ पर 8 इक्वल टू, रुक जाइए, मिटा कर अब कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई इक्वल टू 8, उसके बाद से XY स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4 रख दिए। ठीक है, Y का मान निकालना है,
तो एक्स इजकल टू क्या करेंगे हम लोग, एक्स इजकल टू वाई, एक्स इजकल टू क्या करेंगे कि 4/y का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मान यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4y बटा में y का स्क्वायर इजकल टू 8। y से y कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो 4/y हो जाएगा और उसके उसके बराबर 8 हो जाएगा। 8 एक्सचेंज कर देंगे y से, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, आप लोग 8 एक्सचेंज कर दीजिए y से, तो y इजकल टू हो जाएगा 4/8। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 1/2 आ रहा है अगर मान चेंज कर देंगे तो। अगर मान चेंज नहीं रह रहा है, ये सेम ही मान रह रहे हैं, जो कि 4 दिया है 8 दिया है कि नहीं, तो y का मान यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। अब देख चलिए आगे की तरफ, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या संबंधी था, तो उसमें ऑप्शन में 21 सही था। सारे यहाँ पर क्या होंगे कि अभाज्य होंगे और ये एक भाज्य है। ठीक है, लिखित के पूर्ण दहन में अधिकतम ऊष्मीय मान किस में होता है, तो मीथेन में होता है। यहाँ पर प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, इथेन सारे दिए हुए कि नहीं, तो सबसे अधिक इसमें क्या होता है कि मीथेन में ही होता है सबसे अधिक ऊष्मीय दहन का मान। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 33 पर आ गए हैं। 33 वाला क्वेश्चन, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के हाइड्रोजनेशन आसानी से करने पर सही क्रम क्या बनता है। तो 2 क्रम तो मुझको मिल गया, तीसरा और चौथा क्रम नहीं मिला है, और ये मुझे जानकारी भी नहीं है दोस्तों। आप लोग को जैसे ही पता चल जा रहा है जरूर कमेंट में कर दीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर कौन सा क्वेश्चन है। तो 33 क्वेश्चन का है। ठीक है, अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये 34 वाला देख लीजिए, तो यहाँ पर d² x का स्क्वायर प्लस 3dy बटा dx का क्यूब प्लस y इक्वल टू 0। इसमें घात और कोटि बताना था कि नहीं, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए K4, उसके बाद से FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो K4 के लिए देखिए इसमें जितनी संयोजकता होती है सारा लिख देंगे और प्लस प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है, यही इसका रूल नियम होता है। तो ये क्या होता है कि पोटेशियम के लिए 1 होता है संयोजकता +1, उसके बाद से 4 हो जाएगा, और उसके बाद से प्लस कर दे रहे हैं। और ये Fe का पूछ रहा है कि नहीं, तो x मान ले रहे हैं। उसके बाद से ये Cn का -1 होता है, उसके बाद से 6 से गुणा कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा क्या चीज़, ये निकल के आ जाएगा 4 + x - 6। एक घटा देंगे तो x - 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो 2 होगी। ठीक है, माइनस नहीं है, बस मैंने 2 लिखा है। अब देखिए द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन आए थे, और ये समीकरण एक दिया हुआ था, एक मूल भी दिया था, दूसरा मूल ज्ञात करना था। देखिए द्विघात समीकरण का अगर दे दिया है, द्विघात समीकरण अगर दिया है, समीकरण दिया है कि नहीं, तो सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो भी मान दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा, -b/a। बी इसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो समीकरण का ABC होता है वो वाला मान होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो इसमें मान पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। ये जो पढ़े होंगे बिल्कुल आसान ही है उनके लिए, एकदम बिल्कुल आसान। ठीक है, तो आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे की तरफ आइए, तो यहाँ पर 37 में देख लीजिए, तो 37 में क्या देखने को मिला, x² - 4x + 4 में x अक्ष का अंतःखंड क्या होगा। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। y इक्वल टू ये हो जाएगा x² - 4x, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसको हम लोग क्या करते हैं कि अवकलन कर लेते हैं, तो dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2x - 4, और इसका dy/dx का मान क्या हो जाएगा 0 बराबर ये हो जाएगा 2x - 4। तो ये हो जाएगा 4 इधर आएगा कि नहीं, तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मान हो जाएगा। ठीक है, इसके और तरीके भी हैं। इसको क्या कर सकते हैं कि इसको अंतःखंड निकालना है, कोई भी समीकरण दिया हुआ है कि नहीं, सिंपली द्विघात समीकरण, तो इसको हम लोग गुणखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। x² - 2x - 2 अब प्लस क्या होगा 4 हो जाए, तो ये हो जाएगा x - 2 एक कोष्टक में, x - 2 एक क्वेश्चन में। उसके बाद से यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, तो x का मान आएगा 2 और 2। ठीक है, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। तो ऑप्शन में आप लोग का 2 देखने को मिल रहा होगा। ठीक, उसके बाद से 38 के आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर 2p² - 15p + 25 = 0 का गुणखंड क्या होगा। तो गुणखंड निकालना है, बिल्कुल ही आसान होता है कि a × c कर दीजिए, तो a × c कर देंगे तो 50 हो जाएगा, और जोड़ करके लाना होता है 15, तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 और 10 + 50। ठीक है, तो आसानी से हो गया ये। अब इसके बाद से यहाँ पर
2 कैरी कर रहे हैं कि 2 पचे 10, 2 पचे 10 -5 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ से क्या कर लेंगे कि p -5, तो यही आंसर हो जाएगा 2p - 5, उसके बाद से p - 5। ये इजीली ही आसानी था। अब उसके बाद से यहाँ पर देखिए किस मान पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का मान समान होता है, तो -40 पर मान समान होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो c/5, उसके बाद से f-32 बटा क्या होता है 9। अब देखिए ये हम मान यहाँ पर क्या करेंगे कि रख देंगे -40, ये कटा देंगे कि नहीं, तो -8 आ जाएगा। इसका 8 आ गया, 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 72 माइनस में, ये माइनस पहले से ही है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो प्लस ये हो जाएगा 32। तो ये जैसे ही इसको कैरी सॉल्व करेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा -40, यानी कि f का मान -40 आ जाएगा। आप लोग का एक सूत्र होता है, इस सूत्र के c/5 बराबर f -32, 32 बटा ये हो जाएगा 9, इक्वल टू ये हो जाएगा k - 273। अब बटा ये होता है क्या चीज़ ये भी होता है 5। उसके बाद से बराबर र्यूमर के लिए र्यूमर बटा ये होता है 4। ये सारे चारों के चारों जो आप लोग का टेम्परेचर मापक हैं, इनके सब इक्वेशन बराबर होते हैं। इसी पर कोई भी मान आएगा तो पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर देखने को मिला है 40 नंबर क्वेश्चन कि समांतर क्रम में, जो समांतर क्रम बनता है आप लोगों का फिजिक्स में, तो उसमें प्रतिरोध का क्या मान समान होता है। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि ये होता है धारा I बराबर V/R, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि धारा का मान, यहाँ पर धारा 1, धारा 2, धारा 3, तो सारा मान करते हैं कि नहीं, तो ये होता है V/R1 प्लस V/R2 बटा ये होता है V+R3। यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये सारे मान इक्वेशन क्या होते हैं कि आई के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और आई इक्वेशन बराबर हो जाता है बस इक्वेशन आई के। और यहाँ पर क्या होता है कि आई बराबर V/R सूत्र होता है ओम के नियम से। तो ओम इसमें क्या होगा कि जैसे भी कॉमन कर देंगे कि नहीं, तो V क्या हो जाएगा कि बराबर होगा, जिसमें वोल्टेज का मान ही क्या होता है समांतर क्रम में बराबर होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 41 विस्थापन दिया हुआ है कि s बराबर t³ - 6t² - 40 का मान समय के लिए त्वरण समान होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ समझने वाले समय के लिए, ठीक है। तो त्वरण का सूत्र होता है, ठीक है। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, ठीक है। इसका मात्रक भी होता है क्या चीज़, तो मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे कि दोहरा अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि दोहरा अवकलन करेंगे तो काम बन जाएगा, निकल भी जाएगा इसका मान। तो ये क्या करेंगे हम लोग कि इसको करेंगे ds बटा dt, ds बराबर ds बटा dt करेंगे जैसे ही कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3t का स्क्वायर, उसके बाद से माइनस 6×2 = 12 t हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद से दोहरा जैसे ही करेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा d² s और बटा ये हो जाएगा dx², इसके बाद से 3×2 = 6 t माइनस ये हो जाएगा 12 t, यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि t के सापेक्ष जैसे ही करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये d² s बटा dt का स्क्वायर इक्वल टू 0 मान पुट कर देंगे, तो जैसे ही 0 मान पुट कर देंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 6t और -12, माइनस इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 इक्वल टू 6t और 6 से कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर 41 में आंसर आप लोगों का ये वाला आप लोगों का समान त्वरण के लिए t का मान 2 आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 42 में अब प्रयोक्ता से तीन यहाँ पर प्रयोक्ता से क्वेश्चन बने थे दोस्तों। यहाँ पर कन्फ्यूजन है हमें कि कैसे क्वेश्चन बने थे। कई लोग बोल रहे थे कि कुछ था, कई लोग अधिकतर बोल रहे थे ये ना कि 2 लड़कियां थी, चतुर्थांश के रूप में वो लोग क्या कर रही थी कि 2 पासों को उड़ा करके क्या कर रही थी कि जोड़ करके 7 ऐसे ले करके आ रही थी, ऐसे ही कुछ करके था। तो प्रयोक्ता का मेरा क्वेश्चन बढ़िया से नहीं बन पाया, मैंने इसको नहीं लिखा, एक मिसिंग क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब चलिए 43 में ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है, तो ये तो जानते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर करता है। कमरे के ताप पर कौन गैस, ये फ्लोरीन होता है, ठीक है। सोलर सिर बना होता है तो ये सिलिकॉन से बना होता है। 46 में देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब देखिए 47 का कौन सी धातु किरोसिन में रख देते हैं, तो सोडियम को। उसके बाद से ब्राउन रिंग टेस्ट किस में होता है, तो फेरस नाइट्रेट में होता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 48 को ब्राउन रिंग टेस्ट किस में होता है, तो फेरस नाइट्रेट में होता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता दूं कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल दिया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का द्रव्यमान समान थे, सेम थे, m1 m2। उसके बाद से जो त्रिज्या r होती है
जो त्रिज्या आर है कि नहीं, तो वो दोगुनी है। ठीक है, क्या है कि त्रिज्या आर दोगुनी है, उसमें उसके बाद से गुरुत्वाकर्षण पूछ रहा है कि क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कितना गुना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है जी, उसके बाद से m1m2/r का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर जो त्रिज्या है दोगुना कर देंगे कि नहीं, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सेकेंड वाला f1 रख देंगे कि ये हो जाएगा कैसे, r1 रख लिए। उसके बाद से gm1m2 बटा ये चीज़ क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। ठीक, R2 का स्क्वायर, तो यानी कि m1 m2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो ये आप लोग का बन के आ जाएगा क्या चीज़, f1 बटा f2 बराबर 1/4। ठीक है, तो अगर f1 के सापेक्ष देखेंगे कि नहीं, तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 f2 हो जाएगा। अगर f2 के सापेक्ष देखते हैं कि नहीं, तो f2 बराबर हो जाएगा 4f1, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 50वां नंबर, डालडा की तेल अभिक्रिया से एक क्वेश्चन बना था। ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पूछ रहे थे कि डाल्डा की जो डलडा होता है, डलडा वाला तेल, वो किस अभिक्रिया के द्वारा बनता है, ऐसे करके ये श्रवण द्वारा, ये सारी प्रक्रिया, विस्थापन, भर्जन, ये सब उसमें ऑप्शन थे। तो इस चीज़ को भी देख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए, ये सारे क्वेश्चन हो गए लगभग, आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि आपने किस ऑप्शन को चूज किया, आप लोग कौन से ऑप्शन किस ऑप्शन में थे। ठीक है, आपने सही मारा है कि गलत मारा है। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और जिसका आप लोग नहीं जानते हैं उसको आप लोग मिला लीजिएगा, और जो सही किए हैं चाहे गलत किए हैं सब अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, ये पूरा पेपर तो हो गया। अब पेपर यहाँ पर बन जाता है। अब देखते हैं कि नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर वेटेज के बारे में मैं जानकारी दे दूँ कि जो मैथ और फिजिक्स है, ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तो यहाँ पर जो प्लांट ऑपरेटर के कैंडिडेट थे कि नहीं, तो वो पीसीएम से फॉर्म भरते थे। ठीक है, पीसीएम से फॉर्म भरे थे, तो पीसीएम का जो वेटेज था कि नहीं, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो लोग फॉर्म को अप्लाई किए थे कि नहीं, तो इसमें क्या था कि फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसके बाद से मैथ का, सबका वेटेज इक्वेशन बराबर करके आना था। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि फिजिक्स के क्वेश्चन बराबर ही आएंगे, यानी कि 50 में 3 से डिवाइड कर दिए कि नहीं, तो लगभग 16 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्रत्येक से आप लोगों का क्या होना चाहिए कि मैथ से भी 16, फिजिक्स से 16, उसके बाद से केमिस्ट्री से भी 16 क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो मैथ में आप लोग देख लीजिए 12 क्वेश्चन बने हैं पूरे पेपर में। एडवांस जो पेपर हुआ है आप लोगों का प्लांट ऑपरेटर का, तो मात्र 12 ही क्वेश्चन मैथ से बने हैं, और इसमें सबसे कम क्वेश्चन बना है आप लोगों का फिजिक्स से। ठीक है, जो कि 7 क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। तो ये एडवांस टेस्ट प्लांट ऑपरेटर में आप लोगों का सबसे कम वेटेज फिजिक्स का रहने वाला है। पूरा मैंने एनालिसिस करके ही सब कुछ ये लिखा है। उसके बाद से केमिस्ट्री में देख लीजिए, तो सबसे अधिकतम केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें प्लांट ऑपरेटर में सबसे अधिकतम आप लोग के केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि 31 है। इसमें आप लोग का बस एक क्वेश्चन बायो से देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर 46 मैंने पहले ही लिख दिया है। तो एक क्वेश्चन बस बायो यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर क्या था कि बायो पूछा जाना था, लेकिन ये क्या है कि प्लांट ऑपरेटर का ही पूछ दिया है। देखिए, अब बता देते हैं कि पेपर कैसा रहा। ठीक है, तो पेपर में बता दूं कि पेपर आप लोग का इजी पेपर था। ठीक है, क्यों ये इजी पेपर था कि आप लोग का लगभग 40 क्वेश्चन इजी है। ठीक है, पेपर ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के 40 लगभग इजी हैं। उसके बाद से जो 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन ये मॉडरेट जोन के हैं। जो कैंडिडेट अच्छे से पढ़े हुए कि नहीं, तो लगभग वो लोगों को मान कर चलिए कि 45-46 क्वेश्चन बिल्कुल ही सही करके आएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। ठीक है, और इस चीज़ को भी अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि पेपर ही आप लोग खुद पेपर देख लीजिए ना, आप लोग पेपर देख लीजिए कितना आसान पेपर है मैथ में। और यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग 12वीं का पूरा अच्छे से हर चीज़ तैयार करके जाइए। 12वीं के कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और मैथ में के कुछ मिले हैं देखने को, नहीं तो अन्यथा सारे के सारे लगभग क्वेश्चन मान कर चलिए कि 75% क्वेश्चन 9वीं 10वीं से ही पूछे गए हैं एनसीईआरटी बुक से, और 25 से 20 तक क्वेश्चन क्या हुए हैं कि इंटर लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएम से। ठीक है, और नीचे के सारे क्वेश्चन हैं 75 तक 9वीं 10वीं के एनसीईआरटी पैटर्न से आप लोग का फिजिक्स, उसके बाद से आप लोग का केमिस्ट्री से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब रहती है यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में जानकारी दे दूँ कि जिनका 40 से, ठीक है, 38 से लेकर के
38 से लेकर के 40 के एबव है कि नहीं, तो लोग क्या करें कि स्किल की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि स्किल टेस्ट में आप लोगों का क्या रहने वाला है कि 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और यहाँ पर 548 के करीब में यहाँ पर सीट है। ठीक है, तो मैं 40 कर दे रहा हूँ, तो देख लीजिए ये हो जा रहा है कितना 50-25। ठीक है, 2500 कैंडिडेट यहाँ पर क्या होंगे कि स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। और लगभग यहाँ पर 24,000 कैंडिडेट क्या हैं कि फॉर्म को अप्लाई किए थे। और यहाँ पर प्रजेंटी के बारे में जानकारी दे दूं कि प्रजेंटी यहाँ पर 95% रहा है, 95%। ठीक है, मान के चलिए कि 100 कैंडिडेट में 5 से 4 ही कैंडिडेट ऐसे थे कि जो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं गए थे। तो यहाँ पर प्रजेंटी प्लांट ऑपरेटर के लिए बहुत अच्छी रही है। और सबके बारे में तो जानकारी नहीं, लेकिन प्लांट ऑपरेटर के बारे में अच्छे से जानकारी है कि प्रजेंटी बिल्कुल ही अच्छी खासी है, एकदम बहुत बढ़िया। ठीक है, ज़बरदस्त वाला। तो ये रहा मेरा पेपर एनालिसिस और आप लोग एडवांस टेस्ट का ये सारा क्वेश्चन है दोस्तों। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, मैंने इसको पूरा एनालिसिस किया है, पूछा है, सारी चीज़ें लिखा है पेन उन से। ठीक है, लिख करके सारा वीडियो बना करके मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ये बनाया है पेपर को एनालिसिस करके दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा। और जो कैंडिडेट इससे आप लोग अपना पेपर मिलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, कौन सा ऑप्शन सही था, मैंने किसको किया है, किसको वाला नहीं करना था, तो इसको देख करके आप लोग कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।